हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अरुण अग्रवाल उड़ान आईएएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस के दौरान अभी हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में मैंने आपको कई सारे वीडियोज उपलब्ध कराए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में दिए गए बेल बटन पे भी आप क्लिक कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सकें। दोस्तों, यदि आपने हमारा पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो पीछे हमने ज्योग्राफी टॉपिक के तमाम वीडियोज उपलब्ध कराए हैं, जिसमें सबसे शुरू में हम लोगों ने ज्योग्राफी का एक मास्टर सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसमें हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि कैसे हम लोग ज्योग्राफी को ज़्यादा बेहतर तरीके से सिगमेंटाइज करके पढ़ सकते हैं अलग अलग एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। इसी के अलावा भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में तमाम भूगोल से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध कराया है मैंने। भारत के भूगोल में हम लोगों ने सबसे पहले भारत के भूगोल का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमें 3 सेगमेंट में इसे पढ़ना है। एक भारत का भौतिक भूगोल, दूसरा भारत का आर्थिक भूगोल और तीसरा भारत का सामाजिक भूगोल। भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत उसको भी हमने कई भागों में क्लासिफाई किया है, जिसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक था, आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं, वो था भारत की भू आकृतिक संरचना। तो भारत की भू आकृतिक संरचना हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अलावा भारत की जलवायु भी देखेंगे, मृदा और वनस्पति भी देखेंगे। तमाम इस तरह के जो अलग अलग ब्रांचेज हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। और भारत की भू आकृतिक संरचना को हम कई भाग में बांटते हैं, ये पीछे के वीडियोस में मैंने बताया है, उसको कृपया करके आप देख लें। तो भू आकृतिक संरचना में हम लोग अभी प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं। इससे जस्ट पीछे का जो वीडियो है उसमें प्रायद्वीपीय पठार की हमने चर्चा की थी। इसी का अगला भाग आज आपके सामने प्रस्तुत है। प्रायद्वीपीय पठार में दोस्तों देखिए, हमने प्रायद्वीपीय पठार को कई भागों में बांटा था, जिसमें सबसे पहले था केंद्रीय उच्च भूमि, जिसके बारे में पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा था पूर्वी पठार, इसके बारे में भी पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इसके बाद था पूर्वोत्तर का पठार, इसके बारे में भी पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है दक्कन का पठार। हमें दक्कन के पठार के बारे में पढ़ना है। अच्छा दोस्तों, पीछे जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूं ताकि अभी आगे की चीजों को आपको समझने में आसानी हो। जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे थे तो उसमें जो पहला सेगमेंट था केंद्रीय उच्च भूमि, उसमें हमने बात किया था केंद्रीय उच्च भूमि का विस्तार अरावली पर्वत से विंध्यन पर्वत के बीच में जो पठारी संरचना है वहां है, उसको हम केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। तो वहां पे एक विंध्यन पर्वत शब्द आया था। अब उसके बाद हम लोगों ने पूर्वी पठार पढ़ा था, पूर्वोत्तर का पठार पढ़ा था। अब जब आप विंध्यन पर्वत से दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपको दक्कन के पठारी भाग की संरचना दिखाई पड़ेगी। आप मैप पे भी लोकेट कर सकते हैं, मैंने मैप देखना आपको बताया है, कैसे मैप में हम डायरेक्शंस देखते हैं। उसके अलावा मैप को और कैसे बेहतरीन तरीके से देखना है, आगे जाने के बाद धीरे धीरे उसको भी हम लोग स्पष्ट करते चलेंगे। अभी जितनी बातें मैं आपको समझा रहा हूं उसको मैप पे और आउटलाइन मैप के माध्यम से आप जरूर प्रैक्टिस करें। मैं एक वीडियो में स्पेशली आपको ये बताऊंगा, जब ये पूरा हमारा भारत की भू आकृतिक संरचना कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बताऊंगा कि मैप पे इसको कैसे लोकेट करते हैं और आउटलाइन मैप पे कैसे इसको हम पॉइंट कर सकते हैं, कैसे उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि वो हमें मेमोराइज रहे और एग्जाम में जो प्रश्न के बाद ऑप्शंस आते हैं वहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप बिल्कुल सटीक आंसर लगा के आए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना, हम लोगों ने विंध्यन पर्वत के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि विंध्यन पर्वत से आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो थोड़ा दक्षिण में जाने पे आपको दक्कन के पठारी भाग की संरचना दिखेगी। लेकिन दोस्तों, विंध्यन पर्वत से दक्कन के पठारी क्षेत्र में जाने के बीच में आपको एक और पर्वत मिलेगा जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। तो उसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार से जब आप उत्तर की ओर जाएंगे या आप कहिए विंध्यन पर्वत से दक्षिण की ओर जाएंगे, आप दोनों में से जो भी बोल दीजिए, तो विंध्यन पर्वत से दक्षिण की ओर जाने पे आपको सतपुड़ा की माउंटेन, सतपुड़ा पर्वत, आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दिखाई पड़ता है। और इससे और दक्षिण में जाएंगे तो दक्कन का पठार दिखाई पड़ता है। या आप यूं कह रहे, दक्कन के पठार से पूर्व की ओर जाएंगे तो सतपुड़ा पर्वत दिखाई पड़ेगा और सतपुड़ा से और उत्तर की ओर, पूर्व की ओर नहीं, उत्तर की ओर। तो दक्कन के पठार से उत्तर की ओर जाएंगे तो सतपुड़ा पर्वत और सतपुड़ा पर्वत से और उत्तर की ओर जाएंगे तो विंध्यन पर्वत आपको दिखाई पड़ेगा। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों पर्वतों के बीच में जब आप देखेंगे, विंध्यन पर्वत के बाद विंध्यन पर्वत के दक्षिण में
और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में यानी विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में एक बहुत ही प्रमुख नदी का अपवाह क्षेत्र है जिसे हम नर्मदा नदी कहते हैं। और इस क्षेत्र में नर्मदा नदी के अपवाह के कारण ये क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछता है। नर्मदा नदी के बारे में मैं एक दो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे केवल बता देता हूँ। नर्मदा नदी जो है ये एक बहुत ही प्रमुख नदी है जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से होकर बहती है। दूसरी बात, नर्मदा नदी भारत के अरब सागर में जाके गिरती है, यानी ये सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र से होके या सतपुड़ा पर्वत और विंध्यन पर्वत के बीच से नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र से ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा नदी अरब सागर में जाके गिर जाती है। एक ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखना है कि नर्मदा नदी जो है, सामान्यतः देखिए नदियां जब समुद्र में गिरती हैं, मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूं, अपवाह तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि नदियां जब समुद्र में गिरती हैं, कोई भी नदी, तो समुद्र में गिरने से पहले नदियां सामान्यतः डेल्टा बनाती हैं। या आपने सुना होगा गंगा नदी के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, गोदावरी नदी के द्वारा डेल्टा बनता है, कृष्णा नदी के द्वारा डेल्टा बनता है, सिंधु नदी के द्वारा डेल्टा बनता है। तमाम नदियां समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो समुद्र में गिरने से पूर्व डेल्टा नहीं बनाती। तो ऐसी एक नदी नर्मदा नदी भी है जो अरब सागर में गिरती तो है परंतु ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो ऐसी नदियां जो समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ऐसी नदियों के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं एस्चुअरी, ज्वार नद मुख। आपसे पूछा जाएगा भारत में कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, एस्चुअरी बनाती है, तो आपको ध्यान में रखना है नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुअरी बनाती है। दूसरी बात, नर्मदा नदी कहां जाके गिरती है, ये अरब सागर में जाके गिरती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो इससे संबंधित और विशेषताओं को देखेंगे। एक और जरूरी बात यहाँ पे बता दें, नर्मदा नदी अपने क्षेत्र से बहते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास एक झरने का निर्माण करती है, वाटरफॉल का निर्माण करती है। उस वाटरफॉल का नाम है धुआंधार जलप्रपात। ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रमुख जलप्रपात है। कहा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कुछ ऐसी संरचना बनती है जो नियाग्रा फॉल के समरूप लगती है, इसीलिए धुआंधार जलप्रपात को कई बार भारत का नियाग्रा भी कह दिया जाता है। इसलिए ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज, विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से पूर्व से पश्चिम की ओर एक नदी का अपवाह होता है जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, एस्चुअरी बनाती है और ये जिस क्षेत्र से होकर बहती है या नर्मदा नदी के अपवाह के कारण वहां जो अपर्दन हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, नर्मदा नदी घाटी कहते हैं। ये एक प्रमुख बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे सतपुड़ा पर्वत, आपने देखी है विंध्यन पर्वत के दक्षिण में सतपुड़ा और उनके बीच में नर्मदा नदी घाटी है। सतपुड़ा पर्वत से जब आप और दक्षिण में जाएंगे तो आपको दक्कन का पठार मिलेगा। तो सतपुड़ा पर्वत और दक्कन के पठार के बीच में भी एक नदी बहती है, इसका नाम है ताप्ती नदी या तापी नदी, ताप्ती या तापी दोनों बोलते हैं। ये भी एक बड़ी प्रमुख नदी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सतपुड़ा रेंज से जब आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो दक्षिण में दक्कन का पठार मिलेगा, लेकिन उनके बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी और इस ताप्ती नदी के अपवाह क्षेत्र को ताप्ती नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा कि ताप्ती नदी भी नर्मदा की तरह ही अरब सागर में गिरती है और नर्मदा की तरह ही ताप्ती भी एस्चुअरी का निर्माण करती है। यह भी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये बड़ी प्रमुख बात है, इसको बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी क्या होता है, ये हम लोग कभी ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट पढ़ते समय कोई एक टॉपिक आएगा, वहां पे भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी बहती है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, एस्चुअरी बनाती है, अरब सागर में गिरती है। इसमें धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर में। ठीक इसी तरह सतपुड़ा और दक्कन के पठारी क्षेत्र के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी घाटी से होकर बहती है, यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और यह भी एस्चुअरी का निर्माण करती है, यह भी अरब सागर में गिरती है। मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन आपको याद हो गया, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सतपुड़ा के बारे में एक बेसिक बात मैंने आपको बताया। अब दूसरी ओर चलते हैं।
आपसे कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सतपुड़ा एक किस प्रकार का पर्वत है। जैसे पर्वतों का अगर डिवीजन करेंगे तो कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिनको मोड़दार पर्वत कहते हैं। जैसे आपने देखा था हिमालय पर्वत को मोड़दार पर्वत कहते हैं, अरावली को मोड़दार पर्वत कहते हैं। उसी तरीके से कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिनको हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो सतपुड़ा, जैसे विंध्यन को हमने कहा था कि एक ब्लॉक पर्वत है, वैसे ही आप देखेंगे तो सतपुड़ा भी एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा इज ऑल्सो अ ब्लॉक माउंटेन, यह भी एक ब्लॉक पर्वत है। तो ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ये सब हम लोग एक कॉन्सेप्ट में देखेंगे। अभी फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। बिल्कुल इसको बिल्कुल भी ध्यान में रखना, बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए सतपुड़ा पर्वत जो है, अगर इसका विस्तार देखें तो सतपुड़ा पर्वत का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से ये फैला हुआ है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा इस पे ध्यान देते रहना है। सॉरी, थोड़ा इस पे ध्यान देते रहना है। ये जो है ये सतपुड़ा पर्वत का मान लीजिए पश्चिम से पूर्व की ओर, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर विस्तार है, जैसे विंध्यन पर्वत का विस्तार था। और अगर आप देखेंगे तो सतपुड़ा का विस्तार 3 राज्यों में है, 3 राज्यों में है। सतपुड़ा का सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है वो गुजरात राज्य में पड़ता है, तो इधर आप मान लीजिए गुजरात राज्य में विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत का जो बीच का क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, और सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्व का हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सतपुड़ा पर्वत का जो हिस्सा गुजरात राज्य में है उसको राजपीपला पर्वत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राजपीपला पर्वत के नाम से जानते हैं। ये बात ध्यान में रखना है, राजपीपला पर्वत के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए सतपुड़ा पर्वत का जो हिस्सा मध्य प्रदेश में है उसको महादेव पर्वत के नाम से जानते हैं। महादेव पर्वत, महादेव, मध्य प्रदेश महादेव, ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत है। और जो हिस्सा सतपुड़ा का छत्तीसगढ़ में है उसको मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये 3 नाम मैंने बताए, गुजरात में राजपीपला पर्वत, मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत। इसका सबसे पश्चिमी हिस्सा गुजरात में राजपीपला पर्वत के रूप में है, और सबसे पूर्वी हिस्सा सबसे पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत के रूप में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए महादेव पर्वत के बारे में हम 1-2 बात आपको और समझा देते हैं। अगर आप महादेव पर्वत के दक्षिण की ओर जाएंगे, थोड़ा दक्षिण की ओर, तो मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है यानी महादेव पर्वत के थोड़े से दक्षिण में है, वहां पे एक पठार है जिसे बैतूल का पठार कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बैतूल का पठार किस राज्य में अवस्थित है, तो आप कह सकते हैं बैतूल का पठार मध्य प्रदेश में, आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य में बैतूल का पठार अवस्थित है। और इस बैतूल के पठार से और दक्षिण की ओर जाएंगे तो एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है ग्वालीगढ़ पहाड़ी। ये मूल रूप से महाराष्ट्र में अवस्थित है। यानी आप कह सकते हैं महादेव पर्वत के दक्षिण में जो बैतूल का पठार और ग्वालीगढ़ की पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा है। माने इसका एक हिस्सा यहीं से, इसके बीच में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा है, ऐसा है ना। तो इसके दक्षिण में बैतूल का पठार और ग्वालीगढ़ की पहाड़ी आपको मिलेगी। एक बात होगी। दूसरी बात महादेव पर्वत के बारे में देखें तो महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है, सर्वोच्च चोटी, उसका नाम है धूपगढ़। 1350 मीटर, मीटर ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाता है, नाम याद रखिएगा धूपगढ़। धूपगढ़, धूपगढ़ महादेव पर्वत की ऊंची चोटी होने के साथ साथ सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। यानी आपसे दोनों प्रश्न, आपसे पूछ दे महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप बताएंगे धूपगढ़, या आपसे पूछ दे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो भी आप क्या बताएंगे, धूपगढ़। ठीक है, महादेव पर्वत में अवस्थित है। एक बात। दूसरी बात कि ये जो धूपगढ़ है ये महादेव पर्वत का एक हिली रीजन है जिसे पंचमढ़ी कहते हैं, हिल स्टेशन है, लोग घूमने जाते हैं, तो उसी पंचमढ़ी पहाड़ी पर यह अवस्थित है। तो आपसे स्पेसिफिकली अगर पूछे कि धूपगढ़ किस पहाड़ी पर अवस्थित है तो पंचमढ़ी, धूपगढ़ पंचमढ़ी, यहाँ पे आ रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, धूपगढ़ पंचमढ़ी पर। लेकिन यदि पूछ दे किस पर्वत पे अवस्थित है तो आपको क्या बताना है, महादेव पर्वत पे धूपगढ़ है। और पूछ दे किस पर्वत श्रेणी पर है तो पूरा जो सीरीज है, रेंज है, वो जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। साथ ही मैंने क्या बताया, सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब अगर इसके सबसे पूर्वी भाग में आ जाइएगा छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे जो पर्वत मिलता है उसका नाम है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत आपको ध्यान में रखना है।
अब ये जो मैकाल पर्वत है, इसकी एक जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट अमरकंटक। आप में से कई लोगों ने अमरकंटक का नाम सुना होगा, बड़ी प्रमुख चोटी है, तो इसको ध्यान में रखना है। माउंट अमरकंटक ये मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कई बार इसमें कंफ्यूजन है। मध्य प्रदेश वाले कहते हैं कि ये जो अमरकंटक है वो हमारे यहाँ है, छत्तीसगढ़ वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ है। मध्य प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि अमरकंटक इनमें से किस राज्य में अवस्थित है, उसको मध्य प्रदेश लिया गया है। लेकिन यूनिवर्सली आप देखिएगा जब दूसरे राज्य का एग्जाम देंगे या आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो आप ध्यान रखिएगा अमरकंटक को छत्तीसगढ़ में दिखाना है मैकाल रेंज में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यूनिवर्सली इसको कहाँ माना जाता है, ये जबरदस्ती मध्य प्रदेश वाले करके इसको बोलते हैं कि ये मध्य प्रदेश में, जबकि ये वास्तव में छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अमरकंटक के बारे में आपको बताते हैं। अमरकंटक चोटी से 2 नदियां और अमरकंटक के रेंज से एक और नदी, यानी अगर कुल देखें तो अमरकंटक के आसपास से 3 बड़ी प्रमुख नदियां 3 अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। अमरकंटक से पश्चिम की तरफ एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। अभी आपको बताया नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और वहां से पश्चिम की दिशा में जाती है और वहां से धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए वो अरब सागर में जाके गिर जाती है, एस्चुअरी बनाती है। ये बात आपको बता दिया था मैंने पहले, इसको ध्यान में रखिएगा। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। साथ ही यहां से एक नदी निकलती है नॉर्थ की तरफ, उत्तर की ओर। यदि मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम पे इसको दिखाने का प्रयास करूं तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे अगर अमरकंटक की चोटी है, ये अमरकंटक की चोटी है, तो यहां से आप देखेंगे तो एक नदी यहां से निकल के पश्चिम की ओर जा रही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। एक नदी यहां से निकल के कहां जा रही है? यहां से उत्तर की ओर जा रही है, नॉर्थ की ओर, जिसका नाम है सोन नदी। बाद में ये गंगा में जाके मिल जाती है। सोन एक बड़ी प्रमुख नदी है जो झारखंड में भी अपवाहित होती है और ये बिहार में भी अपवाहित होती है ना। तो एक सोन नदी नॉर्थ की ओर बहती है और इसी अमरकंटक क्षेत्र से ही एक नदी दक्षिण की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर आप बोलिए बहती है, जिसका नाम है महानदी, जो छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रमुख नदी है, कहिए कि सबसे प्रमुख नदी है छत्तीसगढ़ की। तो ये हमने अमरकंटक के बारे में और मैकाल रेंज के बारे में आपको समझाया, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैकाल रेंज से पूर्व की ओर आप आएंगे, इससे पूर्व की ओर आएंगे, तो आपको यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है बेसिन रेंज। छत्तीसगढ़ बेसिन हमने कहा था, बेसिन रेंज बोलते हैं। यह भी प्रमुख है। क्यों प्रमुख है? तो बेसिन रेंज जो है वो मैकाल पर्वत, ये जो मैकाल पर्वतीय क्षेत्र है, यानी यहाँ पे है, आप मान के चलिए मैकाल पर्वत जो है और इधर छत्तीसगढ़ बेसिन को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। क्या? बेसिन रेंज। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बेसिन रेंज छत्तीसगढ़ बेसिन को मैकाल पर्वत से जोड़ता है। आप में से अगर किन्हीं लोगों को बाद में रिवीजन के लिए परेशानी अगर नजर आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो क्या होगा कि आप बाद में भी इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि जितना हो सके बड़ा बड़ा लिखूं, आपको स्पष्ट नजर आए, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का कंप्लेंट था। वीडियो क्वालिटीज हम लोगों ने सुधारने का प्रयास किया है और सुधार एक प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग पहली बार इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, तो कई बार बहुत टेक्निकली हम लोग फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, तो उसमें भी कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। जैसे जैसे हम लोग सीख पा रहे हैं वैसे वैसे, क्योंकि सीखना एक प्रक्रिया है, हम लोग भी लगातार सीखते रहते हैं, वैसे वैसे हम लोग क्वालिटी सुधारने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोगों के पास कैमरा भी है, लेकिन उसकी सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर कैमरा से क्लास नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ में हम लोग कुछ और भी चीजें इसमें ऐड करेंगे ताकि क्वालिटी और बेहतरीन होकर आपके पास पहुंच सके। एनीवे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा आपको और अच्छे क्वालिटी में वीडियोस उपलब्ध होंगे। फिलहाल जो उपलब्ध है उससे पढ़ लीजिए, समय निकल जाएगा तो बाद में फिर बहुत परेशानी होगी, इसलिए इसको आप पढ़ते चलिए, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। तो देखिए, सतपुड़ा पर्वत और उससे जुड़े हुए तमाम इंफॉर्मेशन, इतने सारे इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिए। इसके अलावा यहाँ से और भी कोई प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है, और इन केस जबरदस्ती अगर क्वेश्चन बना दिएगा तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। हमें एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 100 का 100 थोड़ी जो बनाना है, क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब हम लोग आगे आते हैं। अब बात करते हैं दक्कन का पठार की। अब ये जो दक्कन का पठार है उसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। दक्कन का पठार जो है, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, दक्कन के पठार को 3 पार्ट में बांटते हैं, जिसमें से एक हिस्सा है दक्कन ट्रैप। ट्रैप क्या होता है ये भी बताएंगे। राजमहल ट्रैप शब्द भी इस्तेमाल होता है।
दूसरा कर्नाटक का पठार और तीसरा आंध्र पठार। तो दक्कन के पठार को 3 भाग में बांटना है, दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र पठार। अब तीनों के बारे में अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले ट्रैप शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। ट्रैप है क्या? देखिए दोस्तों, पृथ्वी के कई हिस्सों में ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। पृथ्वी के अंदरूनी भाग में कुछ ऐसी हलचलें होती है, भूगर्भिक हलचलें होती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर जो गर्म और तरल पदार्थ है, जिसको मैग्मा बोलते हैं, वो बाहर निकल के आता है और बाहर निकल के वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जमा हो जाता है, जिसको हम लावा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लावा जमा होता है, तो ये लावा जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक लावा ऐसा होता है जो बहुत ही आप कह लीजिए कि उसमें तरलता कम होती है और गाढ़ा होता है। तो एक तो वैसा लावा पृथ्वी पे बाहर आता है। दूसरा लावा ऐसा होता है जो थोड़ा तरल होता है। तो सामान्यतः जब तरल लावा पृथ्वी के अंदरूनी सतह से ऊपर की ओर आता है, तो मान लीजिए एक बार लावा का उद्गार हुआ तो कुछ इस प्रकार से लावा का जमा हो गया। फिर दूसरी बार लावा का उद्गार हुआ तो दूसरी बार फिर इस तरीके से लावा का जमा हो गया। तीसरी बार हुआ तो तीसरी बार लावा का इस तरीके से जमा हो गया। चौथी बार आया तो इस तरीके से जमा हो गया। तो ऐसे लहरदार सीढ़ी बनाते हुए लावा कई बार जमा हो जाता है। तो जहां पे पृथ्वी के अंदरूनी भाग से मैग्मा निकल के लावा के रूप में जो ऊपर आया, वो सीढ़ी नुमा आकृति बनाते हुए लहरदार तरीके से जमा होता है, जिसमें सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है। उसी को हम ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो और खासकर ये जो लावा होता है, इस लावा के जमाव से वहां पे बसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। आप राजमहल के पर्वतीय क्षेत्र में भी ये देखेंगे, राजमहल ट्रैप, और दक्कन के पठारी क्षेत्र में भी देखेंगे दक्कन ट्रैप। तो यहाँ पे जो लावा पृथ्वी के अंदरूनी भाग से निकला, वो लावा पृथ्वी की ऊपरी सतह पे आके जमा हुआ, फिर ऐसे मान लीजिए ऐसे जमा हुआ, फिर इसके ऊपर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर तो ये सीढ़ी नुमा आकृति बनती चली गई। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, तो इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दक्कन ट्रैप है, इसका निर्माण मूलतः बसाल्ट चट्टान से हुआ। अभी मैंने आपको बताया बसाल्ट चट्टान से हुआ है, और इस बसाल्ट चट्टान से निर्मित होने के कारण यहाँ पे इसके अपक्षयन के परिणाम स्वरूप काली मृदा का विकास हुआ होगा। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जहां पे ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें मिलती हैं, वहां पे यदि उन चट्टानों का अपक्षयन हुआ है, तो उससे बनने वाली, उससे निर्मित होने वाली, विकसित होने वाली मृदा जो है वो लाल मृदा होती है। ये आपको समझाया था। और जहां पे बसाल्ट चट्टान का उद्गार होता है, बसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से बसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, तो बसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से जो मृदा बनती है, उस मृदा को काली मृदा कहा जाता है। तो यहाँ पे काली मृदा का विकास हुआ है, और काली मृदा कपास की खेती के लिए बड़ी उपयुक्त है। तो ये जो क्षेत्र है, चूंकि पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक काली मृदा का विस्तार दक्कन ट्रैप के क्षेत्र में है, इसलिए कपास के दृष्टिकोण से भारत का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई क्षेत्र है तो यही क्षेत्र है। दक्कन ट्रैप का क्षेत्र जो है वो कपास के उत्पादन के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। अब काली मृदा को और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे मृदा में फिर से हम लोग पढ़ेंगे रेगुर मृदा कहते हैं इसका, वहां पे लोकल नाम रेगुर मृदा है। ठीक है, इसको हम लोग स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा। अब स्वतः जुताई वाली मृदा क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अब जानते हैं ये जो काली मृदा होती है, इसमें जो मृदा में कण होते हैं ना, जो इसमें कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही चिकने होते हैं, चिकनी मिट्टी की तरह होता है। तो होता क्या है कि यदि इसमें पानी डाल दीजिए तो पूरा क्या होता है, गीला हो जाता है, कीचड़ बन जाता है। और यदि इसमें धूप पड़ जाए ज्यादा दिनों तक तो क्या होगा, बीच से ये फट जाता है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो दरअसल क्या होता है कि जब गर्मी का दिन होता है, काफी धूप पड़ता है, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो दरार पड़ जाती है तो क्या होता है कि उसमें किसानों ने खाद डाल दिया, बीज डाल दिया, जो भी डालना था डाल दिया, और फिर जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद वो कीचड़ बन के मिक्स हो जाता है। तो सामान्यतः इसमें जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसका नेचर कुछ इस तरीके का है कि गर्मी के दिनों में अधिक धूप पड़ने से इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और जब बारिश का मौसम आता है तो ये कीचड़ बन जाता है। तो उसमें जुताई करने की सामान्यतः आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। ये एक बड़ी प्रमुख बात मैंने आपको बताई। दूसरा, यदि दक्कन ट्रैप की बात करेंगे तो दक्कन ट्रैप के क्षेत्र में कुछ 2-4 बड़ी प्रमुख पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों का नाम देख लीजिए। इसमें एक पहाड़ी है सतमाला, एक पहाड़ी है अजंता, एक पहाड़ी है बालाघाट, एक पहाड़ी है हरिश्चंद्र। आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ ये आकृति बनाती है।
यहाँ पे मान लीजिए सतमाला है, यहाँ पे अजंता है, यहाँ बालाघाट है, यहाँ हरिश्चंद्र है। ये पहाड़ियां इस टाइप से ये एक चतुष्कोण बनाती हुई ये पहाड़ियां विस्तारित हैं दक्कन ट्रैप के क्षेत्र में। वास्तव में ये जो पहाड़ियां है ना, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, लेकिन इनका विस्तार इनका विस्तार जो है ये पूर्व की ओर दक्कन ट्रैप के क्षेत्र में हो गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसी में जो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र पहाड़ी, इस पे जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कालसूबाई। फिर से इसको कभी हम लोग पढ़ेंगे, बाद में फिर आएगा कालसूबाई। कालसूबाई के बारे में आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कालसूबाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालसूबाई। देखिए मैंने एक गुरु शिखर बताया था, आपको रिकॉल करा देता हूं, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, फिर अभी मैंने बताया सतपुड़ा पर्वत में धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, अमरकंटक मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कालसूबाई जो पूरे पश्चिमी घाट की या हरिश्चंद्र पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि दक्कन ट्रैप के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे जो कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक के पठार को दो भाग में बांट सकते हैं। कर्नाटक के पठार का जो पश्चिमी भाग है उसको कहते हैं मलनाड, और कर्नाटक के पठार का जो पूर्वी भाग है उसको कहते हैं मैदान। ये है पठार, लेकिन इसका वहां पे लोकली नेम मैदान है। अब अगर आप इसकी संरचना देखेंगे तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट से सटा हुआ है, तो सबसे पश्चिम में पश्चिमी घाट, इससे पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको मलनाड मिलेगा, और इससे और पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको मैदान मिलेगा। अब ऊंचाई की बात करें तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई सबसे अधिक है, उसके बाद जो मलनाड है जो कर्नाटक पठार का पश्चिमी भाग है उसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है, और यहाँ से पूर्व की ओर जाएंगे तो जो कर्नाटक पठार का पूर्वी भाग है जिसको मैदान बोलते हैं उसकी ऊंचाई और भी कम है। यानी जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ जाएंगे वैसे वैसे उनकी ऊंचाई क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ये बात ध्यान में रखना है। अब ये जो मलनाड है जो कर्नाटक पठार का पश्चिमी भाग है, इस मलनाड क्षेत्र में एक बड़ी प्रमुख पर्वत है जिसका नाम है बाबा बुदान पर्वत, बाबा बुदान पर्वत। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में है, मलनाड भाग में पश्चिमी हिस्से में है। और ये जो बाबा बुदान पर्वत है इसके बारे में दो इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रख लीजिए। पहला तो ये कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुद्रेमुख। देखिए एक और नई चोटी आ गई, गुरु शिखर मिला, अमरकंटक मिला, धूपगढ़ मिला, कालसूबाई मिला, और अब यहाँ कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कुद्रेमुख, है ना। तो बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। और दूसरी बात ध्यान में रखिएगा कि जो बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे लौह अयस्क बड़ी प्रचुर मात्रा में, लौह अयस्क की दृष्टिकोण से ये भारत का एक बड़ी प्रमुख स्थान है। जैसे झारखंड में आप जानते हैं झारखंड का जो सिंहभूम का हिस्सा है वो लौह अयस्क की दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है, वैसे बाबा बुदान का पर्वत जो है यहाँ पे लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप यहाँ से मैदान आ जाइए जो कर्नाटक पठार का पूर्वी भाग है, तो इस मैदान को दो भाग में बांट सकते हैं। इसके पश्चिमी साइड में मैसूर का पठार है और इसके पूर्वी साइड में बेंगलुरु का पठार है। इसी मैसूर के पठारी क्षेत्र में मैसूरू एक बड़ी प्रमुख शहर है, घूमने के लिए आप जा सकते हैं। और इसके पूर्वी भाग में बेंगलुरु नामक एक शहर है, आप सभी लोग जानते हैं उसको भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, है ना, आईटी हब है। तो ये प्रमुख बात कर्नाटक के पठार के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद यहीं पे देखिए एक और चीज, दक्कन का जो पठार है इसका सबसे अधिक विस्तार तो महाराष्ट्र में है, और दक्कन ट्रैप का तो खास करके सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, आप यहां से भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और थोड़ा बहुत मैंने कहा कि इसके उत्तर की ओर जाइएगा तो इधर ग्वालीगढ़ और बैतूल के पठार से कनेक्ट कर दिए तो थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार है, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत तमिलनाडु में हल्का फुल्का इसका विस्तार है ना। तो मूल रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इसके अलावा हल्का फुल्का मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में दक्कन के पठार का विस्तार है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए जो अंतिम बच रहा है हमारे दक्कन के पठार में वो है आंध्र का पठार। आंध्र प्रदेश आप सभी लोगों ने नाम सुना है। अब आप यदि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य से एक नया राज्य निकल के अलग हुआ जिसका नाम है तेलंगाना। आप सभी लोग जानते हैं तेलंगाना राज्य बना। तो आंध्र प्रदेश के पठार को दो पार्ट में, या आंध्र के पठार को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक को कहते हैं तेलंगाना का पठार जो नॉर्थ में, जो उत्तरी हिस्से में है।
इसी हिस्से में तेलंगाना अवस्थित है। और दूसरा जो हिस्सा है दक्षिण की ओर, उसका नाम है रायलसीमा का पठार। तो आंध्र का पठार कितने भाग में? 2 भाग में। कौन कौन सा? तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। ये बात ध्यान में रखना है, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। उत्तर में तेलंगाना का पठार और दक्षिण की ओर रायलसीमा का पठार। ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ बोर्ड पे, ये सारा कुछ आपको एटलस में मिल जाएगा। एटलस को कैसे देखना है मैं सब लोकेट करा दूंगा। एक मैं वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें एटलस में हम लोग प्रॉपर वर्कआउट करे होंगे, और उसी में मैं आपको ये भी समझाने का प्रयास करूंगा कि जो हमारे पास आउटलाइन मैप है उसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप अभी फिलहाल खुद से निकाल के देखिएगा, जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको टिक कर लीजिएगा, घेरा लगा लीजिएगा, कलर कर लीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा कर लीजिएगा, ताकि रिकॉल करते समय आपको कोई परेशानी न हो। तो देखिए आंध्र का पठार जो है इसको तेलंगाना का पठार और रायलसीमा के पठार में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो तेलंगाना का पठार है, इस तेलंगाना पठारी क्षेत्र से एक बड़ी प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। आप जानते हैं इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी एक बहुत प्रमुख नदी है और बहुत पुरानी नदी है, इसलिए इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ये सब अपवाद तंत्र में फिर से पढ़ेंगे। तो तेलंगाना के पठारी क्षेत्र से एक बड़ी प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम है गोदावरी नदी, और रायलसीमा के पठारी क्षेत्र से एक बड़ी प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम है पेन्नेरू नदी। पेन्नेरू रायलसीमा के पठारी क्षेत्र से। और अगर इन दोनों पठारों के बीच में देखेंगे, तेलंगाना और रायलसीमा पठार के बीच से, तो एक नदी बहती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। और अगर गोदावरी नदी या कहें तेलंगाना पठार और कृष्णा नदी के बीच में देखेंगे तो एक झील आपको दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है कोल्लेरू झील। और ध्यान रखिएगा ये कोल्लेरू झील तेलंगाना पठार और कृष्णा नदी के बीच में है। ये जो कोल्लेरू झील है ये दक्षिण भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए मैंने आपको बताया था कि पूरे भारत में, ओवरऑल इंडिया में, अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें, मीठे पानी मतलब पीने योग्य पानी की, मैंने बताया था खारा पानी होता है, समुद्री पानी होता है जिसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसको हम पी नहीं सकते, लेकिन एक ऐसा पानी होता है जिसको हम पी सकते हैं, थोड़ा बहुत छान के, फिल्टर करके या उसको थोड़ा प्यूरिफाई करके हम पी सकते हैं, है ना। तो अगर पूरे भारत में पीने योग्य पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपको कोई मिलेगी तो वह वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, बताया था। अगर पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी कोई झील है तो उसका नाम है लोकटक झील, मणिपुर पहाड़ियों के पास मिला था, हमने देखा था। और अगर दक्षिण भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपको कोई मिलेगी तो वह है कोल्लेरू झील, जो तेलंगाना पठार और कृष्णा नदी के बीच में अवस्थित है। ये बात ध्यान में रखना है। इसी तरीके से कृष्णा नदी और रायलसीमा पठार के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है नल्ला मलाई पर्वत। नल्ला मलाई, अन्ना मलाई नहीं बोल रहा हूं, नल्ला मलाई पर्वत, ठीक है। किसके किसके बीच में? कृष्णा नदी और रायलसीमा पठारी क्षेत्र के बीच में। अब यहाँ पे इसी को मैंने सीक्वेंस में सजा दिया है। सबसे उत्तर में देखिए मैंने आपको दिखाया तेलंगाना पठार और दक्षिण में रायलसीमा पठार। तेलंगाना पठार से गोदावरी नदी होकर बह रही है और रायलसीमा पठार से पेन्नेरू नदी बह रही है। इन दोनों के बीच से कृष्णा नदी बह रही है। अब तेलंगाना पठार और कृष्णा नदी के बीच में कोल्लेरू नदी, कोल्लेरू झील है, कोल्लेरू लेक है, और कृष्णा नदी और रायलसीमा पठार के बीच में नल्ला मलाई पर्वत है। तो अगर आप, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, अगर सीक्वेंस में कभी सजाने को आ गया कि उत्तर से दक्षिण सजाएं तो कैसे सजाएंगे? तेलंगाना पठार, गोदावरी नदी, कोल्लेरू झील, कृष्णा नदी, नल्ला मलाई पर्वत और रायलसीमा पठार या पेन्नेरू नदी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो मैंने आपको बताया इसको एक बार आप रिकैप कर लीजिएगा। इसको आउटलाइन मैप पे आप अरेंज कर सकते हैं, आप एटलस पे इसको देख सकते हैं। और जो अगला वीडियो हमारा होगा उसमें हम दक्षिण की पहाड़ियां और पश्चिमी व पूर्वी घाट दोनों को समझाएंगे। दोनों के बारे में जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो आपको दूंगा। और मैं आपको ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो आपको मैं अभी भूगोल में पढ़ा रहा हूं, यदि आपने इसको कवर कर लिया तो आप यकीन मानिए कि प्रीलिम्स के एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम का प्रीलिम्स हो, किसी पीसीएस का प्रीलिम्स हो, यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। आप इन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के इनसे पूछे गए सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा केवल आपको इनको बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत जरूरी मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत जल्द झारखंड पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है। झारखंड सरकार ने जो रिक्त पद है उनकी अधियाचना के लिए एक लेटर
अपने सभी विभागों को भेज दिया है कि आपके पास कितने कितने पद रिक्त हैं, आप उसके बारे में सरकार को लिख के भेजें और इसी के अकॉर्डिंग 20 दिसंबर तक सभी विभागों को यह बात भेज देना है। जनवरी के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। और चूंकि बहुत समय से झारखंड की वैकेंसी नहीं आई है, तो पिछले 4 एग्जाम माने 7th 8th 9th 10th चारों को मर्ज करके एक साथ वैकेंसी आने वाली है, तो अच्छे खासे पोस्ट की भी पूरी संभावना है। और यदि जनवरी के मिड तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप मान के चलिए कि अप्रैल मई के बीच में एग्जामिनेशन हो जाएगा प्रीलिम्स का। तो अभी से आपके पास जितना समय है उसका आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कीजिए। हमारी तरफ से एक आपको अनाउंसमेंट ये है कि जेपीएससी का सिलेबस आप में से कई लोगों ने देखा होगा, जो लोगों नहीं देख पाए हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उस सिलेबस को कैसे समझना है, जेपीएससी के सिलेबस को कैसे समझें, उसको कैसे आसान करें, क्योंकि सिलेबस में एक सीधा टॉपिक दे दिया गया, उसको कैसे अरेंज करें, कैसे एक दूसरे से रिलेट करें, कैसे आसान करें और उसमें हम कैसे किन किन कंटेंट को उठा के पढ़ें, उनके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग आपको क्या क्या अवेलेबल कराएंगे, माने ओवरऑल नोट्स कैसे बनाएं, ओवरऑल कैसे जेपीएससी की पूरी कंप्लीट तैयारी करें, सिलेबस को समझाते हुए इस पे एक विशेष वीडियो हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिनों में ये वीडियो हम लोग बना के आपको उपलब्ध करा देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस की, तो एक बात उसमें बड़ी महत्वपूर्ण होता है कि यदि आपने सिलेबस को बेहतरीन ढंग से समझा है, बेहतरीन ढंग से समझने का मतलब सिलेबस सबके पास है, सिलेबस बहुत सारे लोग उसको याद कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सिलेबस के टॉपिक्स को, कि आखिर कौन कौन से टॉपिक है और उन टॉपिक्स में हमसे आयोग क्या कहना चाह रहा है, क्या अपेक्षा कर रहा है हमसे, क्या वो चाहता है कि हमारे अंदर उस टॉपिक को लेकर किस प्रकार की समझ हो। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं, और उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, उनको अगर आप इंटरलिंक्ड करने की क्षमता रखते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर्स के आधार पे अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, आप थोड़ा ये व्यू बना पाते हैं कि क्वेश्चंस के नेचर किस प्रकार के होंगे, तो आप यकीन मानिए आपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए जो युद्ध है आप कह सकते हैं, तो उसमें से आधी लड़ाई आपने जीत ली, वहीं पे जीत ली। अब आपको आधा एफर्ट लगाना है। बड़ी समस्या यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको सिलेबस भी नहीं पता है, उनको यही नहीं पता पढ़ना क्या है, वो बस पढ़े चले जा रहे हैं, किताब उठाते हैं, कभी एनसीईआरटी उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, कभी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, कभी कोई दूसरे टेक्स्ट बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, कभी किसी का नोट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, कभी कोई भी वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। नो डाउट ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन इनको कैसे हम इंटीग्रेट करें, कैसे इनको इंटरलिंक करें, उसमें से कौन सी चीजें हमारे एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, कौन सा वीडियो, कौन सा कंटेंट, एनसीईआरटी में कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें छोड़नी है, उनका नोट्स कैसे बनाना, उनको समझना कैसे है, उनको कैसे आसान करना है। अगर इन चीजों पे आपकी पकड़ नहीं है तो आप यकीन मानिए आप जितनी भी एनर्जी लगा लीजिए आपको कहीं कुछ काम आने वाला नहीं है। लास्ट में थक करके आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल से प्रीलिम्स नहीं हुआ, या अगर प्रीलिम्स हो गया तो मेंस में कहाँ जाएंगे। पूरी समझ का एग्जामिनेशन है वो। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जैसे तैसे ना पढ़ें, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी युद्ध में बहुत ज्यादा हथियार अगर किसी के पास है और वो युद्ध में चला गया तो जरूरी नहीं है कि वो जीत जाए, लेकिन जिसके पास हथियार सीमित भी हो लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो, किस हथियार का किस समय इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस हथियार का इस्तेमाल किसके लिए करना है, तो मेरा ख्याल है कि उनके युद्ध ज्यादा आसान है। आप इसको कौरव और पांडवों की लड़ाई से समझ सकते हैं। कौरवों के पास अपार सेना थी, पांडवों के पास कम सेना थी। या भगवान राम और रावण के बीच के युद्ध को भी आप देख लीजिए, रावण के पास बहुत ज्यादा सेना थी, राम के पास सेना कम थी, लेकिन स्ट्रैटेजी किनकी बढ़िया थी, जिसकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, जिसकी प्लानिंग अच्छी है, जो बेसिक चीजों को जानता है कि हमें कहाँ किन चीजों का इस्तेमाल करना है, उसके लिए युद्ध हमेशा आसान होता है दोस्तों। तो मैं एक वीडियो स्पेशल पूरा जेपीएससी को एक हॉलिस्टिक अप्रोच में लेके, खास करके प्रीलिम्स पे फोकस रहेगा, फिर बाद में मेंस पे भी बात करेंगे, इंटरव्यू पे भी बात करेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा इसमें रहेगी, लेकिन स्पेसिफिक मेंस और इंटरव्यू का बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी प्रीलिम्स को फोकस करते हुए और बाकी चीजों को शामिल करते हुए एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा कि कैसे तैयारी करें,
क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ कहाँ से पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो मेरा विश्वास है कि आपको हम लोगों के द्वारा जो उपलब्ध कराई जा रही हैं क्लासेस वो समझ में आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से इसको रिवाइज कर रहे होंगे, हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होंगे कि आपको क्या क्या करना है। और अंत में फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर करें और बेल बटन को भी दबा दें। इसके साथ साथ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा फेसबुक का पेज, हमारे टेलीग्राम का लिंक और हमारा फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। आपको जैसी आवश्यकता हो उसके हिसाब से आप उन माध्यमों से भी हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।